हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र की अवधारणा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गार्नर है, यहाँ पे आपको गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवहारवादी उपागम है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के उद्देश्य क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको राज्य के उद्देश्य के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता के प्रकार हैं, यहाँ पे आपको संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दंड का उद्देश्य है, यहाँ पे आपको दंड के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, यानी कि दंड के उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता की विशेषताओं अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समानता की विशेषता है अथवा जो उसकी परिभाषा है, यहाँ पे आपको समानता की विशेषता बताना है अथवा उसकी परिभाषा को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय है, यहाँ पे आपको न्याय की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकारों का वर्गीकरण अथवा भेद कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको अधिकारों का वर्गीकरण करना है अथवा उसका भेद करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार का क्या अर्थ है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको मानवाधिकार का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक शासन के लाभ तथा उसके दोष पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक शासन है उसके क्या लाभ हैं तथा उसके क्या दोष हैं, यहाँ पे आपको एकात्मक शासन के लाभ तथा दोष बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दोहरी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो दोहरी कार्यपालिका है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको दोहरी कार्यपालिका के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित, निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित, निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लिखित, निर्मित और कठोर संविधान के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा या अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा देना है, उसके बता के आपको इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो व्यवहारवाद है तथा जो उत्तर व्यवहारवाद है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के अनिवार्य कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के अनिवार्य कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के गुण बताना है और उसके दोषों के बारे में विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका के कार्य हैं, यहाँ पे आपको संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नमनीय तथा अनमनीय संविधान में अंतर बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नमनीय संविधान है अथवा जो अनमनीय संविधान है, यहाँ पे आपको नमनीय तथा अनमनीय संविधान में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायपालिका के स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायपालिका
है, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधानवाद है और जो संविधान है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको संविधानवाद और संविधान में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श संविधान के लक्षणों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श संविधान है उसके क्या लक्षण है, यहाँ पे आपको आदर्श संविधान के लक्षण बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बारे में बताना है अथवा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अर्थ के बारे में बताना है या फिर उसके महत्व की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्य संबंधी लोक कल्याणी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्य संबंधी लोक कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारधारा क्या है, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी विचारधारा के बारे में बताना है और इसकी आलोचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार के प्रमुख प्रकारों तथा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको अधिकार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है तथा उसके सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैश्वीकरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, उसके गुण के बारे में बताना है, उसके दोषों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि नारीवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नारीवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको नारीवाद की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख अभिकर्ताओं की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रमुख अभिकर्ताओं की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण दोषों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।